आप बेसिकली हम एवेल्यूएशन कैसे करते हैं एमआई की, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की। तो बेसिकली इसमें जो कोरोनरी आर्टरीज अक्लूड हो रही होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी मोस्ट कॉमनली होती है, फिर राइट कोरोनरी आर्टरीज होती है, फिर क्या होती है सर्कमफ्लेक्सिस आर्टरी होती है। अब आपको जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है मैंने आपको बता दिया है इसी कार्डियोवैस्कुलर में स्टार्टिंग की एनाटॉमी में बहुत डिटेल से आपको ब्लड सप्लाई मैंने डिस्कस करके बताया हुआ है। देखें इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। पेशेंट क्या अगर स्वेटिंग के साथ आएगा, अगर एमसीक्यू आता है पेशेंट रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन और स्वेटिंग के साथ आ रहा है और नोजिया वॉमिटिंग के साथ आ रहा है, तो क्या हो गया आपका एमआई इसका एमसीक्यूज होगा। पेशेंट नोजिया वॉमिटिंग रेट्रोस्टर्नल पेन के साथ आएगा और उसकी पेन कहाँ पे रेडिएट हो रही होगी उसकी लेफ्ट आर्म में, और जा की तरफ पेन उसकी रेट्रोस्टर्नल पेन है वो रेडिएट होती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फटीग के साथ आएगा। एक आपको सिनेरियो होता है कि पेशेंट है वो रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन नोजिया वॉमिटिंग और उसकी जो पेन है वो रेडिएट लेफ्ट आर्म और जॉ की तरफ जा रही है, उसके अलावा उसको स्वेटिंग हो रही है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फटीग हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एमआई। अब अकॉर्डिंग टू टाइम्स हार्ट के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 0 to 20 ये एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिया कि डायफ्रोसिस और रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए एमआई होना चाहिए। अब 0 to 24 आवर्स यानी 1 डेज के अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं, जो एमसीक्यूज आता है सबसे जो अर्ली चेंज आती है इसमें क्या होता है, देखें ये ब्लड सप्लाई है, ये आपका जो ग्रीन कलर है ये क्या यहाँ पे क्या होगा आपका ऑकुलेटेड हो चुकी है, यानी आर्टरी क्या ऑकुलेटेड ब्लॉक हो चुकी है। अब ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा वहाँ उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या डार्क मॉटलिंग की तरह नज़र आएगा। डार्क मॉटलिंग पेल हमें कौन सी स्टेन हम यूज़ करेंगे, टेट्राजोलियम हम स्टेन यूज़ करेंगे तो हमें डार्क मॉटलिंग पेल नज़र आएगा जो ऑकुलेटेड आर्टरीज का पोर्शन है। अब इसमें जो हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो सबसे जो हम 0 to 4 आवर्स हैं, सबसे पहले अर्ली चेंज हमें क्या मिलेगी, वेवी फाइबर्स नज़र आएंगे, ये भी एमसीक्यू आता है। और 4 to 24 आवर्स में हमें क्या मिलेगा, कौन सा नेक्रोसिस मिलेगा, हमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस मिलेगा। ये दो आपके एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट, वेवी फाइबर 0 to 4 आवर्स और कोगुलेटिव नेक्रोसिस 4 to 24 आवर्स में। और उसकी वजह से क्या होगा, अर्ली कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, उसकी वजह से जो सेल कंटेंट है वो ब्लड के अंदर रिलीज होंगे और वो क्या करवाएंगे, एडीमा और हेमोरेज करवाएंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है रीपरफ्यूजन इंजरी होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही रीपरफ्यूजन इंजरी होगी तो क्या होगा, जो फ्री रेडिकल्स है कैल्शियम का इन्फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा। आपको पता है जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होगा, नॉर्मल हालात में क्या करवा रहा होता है, अगर कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके हार्ट के अंदर ज़्यादा रिलीज है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह रीपरफ्यूजन इंजरी में क्या होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है, उसकी वजह से मायोफाइब्रल्स की हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होती है और में डार्क सिनोफिलिक स्ट्राइप्स मिलती हैं, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी पिक में। अब 0 to 24 आवर्स में कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं। जो मोस्टली होता है हमें कौन सा अरिथमिया हो सकता है, वेंटिकुलर अरिथमिया हो सकता है। इसका एमसीक्यूज दो इंपॉर्टेंट आते हैं, आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से आते हैं। आपके जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है पेशेंट की डेथ होती है, मोस्ट कॉमन कॉज डेथ होती है जो फर्स्ट सेवरल आवर्स में आफ्टर एमआई एक पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है लेकिन उसके चंद घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई है, तो क्या वजह उसकी हो सकती है, उसकी वजह हो सकती है वेंटिकुलर अरिथमियाज। और सेकंड इसमें जो एमसीक्यूज आता है वो क्या था, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एमआई की, हार्ट फेलियर्स और कार्डियोजेनिक शॉक 0 to 24 आवर्स में हो सकते हैं। अब 1 to 3 डेज में मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कौन कौन सी सिम्टम्स आ सकती हैं आपको वो मैं बता देता हूँ। अब देखें जो 0 to 24 आवर्स है उसमें क्या आपको बताया था, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, अर्ली कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा था, ये एमसीक्यूज आता है। अर्ली कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा था लेकिन 1 to 3 डेज में ये क्या होगा, एक्सटेंसिव कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। वो क्या करता है, वो आपका जहाँ पे इन्फ्रैक्शन हुआ होता है उसको उसका घेराव कर लेता है, उसको सराउंड कर देता है, और उसको सराउंड करने की वजह से हमें एक्यूट इन्फ्लामेशन विद न्यूट्रोफिल्स नज़र आती है। जो एक्सटेंसिव कोगुलेटिव नेक्रोसिस है जहाँ पे इन्फ्रैक्शन हुआ है उसको
उनके टिश्यूज़ को सराउंड कर लेता है, उसका घेराव कर लेता है, जिसकी वजह से हमें एक्यूट इन्फ्लामेशन नज़र आती है विद न्यूट्रोफिल्स के साथ। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक्सटेंसिव कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या कहता है, वो टिश्यू सराउंड किस चीज़ को करते हैं, इन्फ्रैक्शन को करते हैं, जो शो करते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन विद न्यूट्रोफिल्स। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है 1 to 3 डेज में, वो भी यहाँ पे एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन सी होती है, पोस्ट इन्फ्रैक्शन, यानी इन्फ्रैक्शन के बाद फाइब्रस पेरिकार्डाइटिस होती है। अगर वो एमसीक्यूज में पूछता है कि पोस्ट इन्फेक्शन फाइब्रस पेरिकार्डाइटिस कब होती है, वो एमआई के 1 to 3 डेज होने के बाद होती है। ये भी एमसीक्यूज है आपका, 1 to 3 डेज के बाद कॉम्प्लिकेशन होती है। अब देखें 3 to 14 डेज में क्या होता है। अब देखें यहाँ पे जो होता है वो हार्ट क्रोनिक स्टेज में दाखिल हो चुका है। उसके बाद जो मैक्रोफेजेस आते हैं, और मैक्रोफेजेस के बाद क्या होता है, जो ग्रैनुलेशन टिश्यू होते हैं वो मार्जिन पे आके अकामुलेशन हो जाते हैं। दो चीज़ें आती हैं, मैक्रोफेज और फिर क्या होती है, ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ की होती है एट मार्जिन पे। लेकिन यहाँ पे इसकी कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसमें और क्या हमें मिलेगा, हाइपरीमिक बॉर्डर्स मिलेंगे और सेंट्रल येलो ब्राउन सॉफ्टनिंग हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं इसमें इस पोर्शन से आती हैं कि कार्डिक कंपोनेंट किस वजह से होता है। अगर फ्री वॉल रप्चर हो जाए, देखिए कार्डिक कंपोनेंट होता क्या है बेसिकली, कार्डिक कंपोनेंट में क्या होता है, बैक ट्राइएड होता है। आपको पता है बैक ट्राइएड में क्या होता है, नंबर 1 ये एमसीक्यूज आता है कि अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन है और डायलेटेड उसकी नेक वेन्स और मफल्ड हार्ट साउंड है, तो हमारे पास क्या है, ये कार्डिक टेम्पोनेंट है। लेकिन कार्डिक टेम्पोनेंट किस वजह से हो रहा होता है, वो फ्री वॉल रप्चर। अगर फ्री वॉल रप्चर हो रही है उसकी वजह से क्या आ गई कॉम्प्लिकेशन, कार्डिक टेम्पोनेंट। ये एमसीक्यूज आता है कि फ्री वॉल रप्चर होने की वजह से क्या आएगा, कार्डिक टेम्पोनेंट होगा। दूसरा, अगर पेपली मसल्स हैं वो रप्चर हो जाएं, फिर क्या होगा, अगर पेपली मसल्स रप्चर हो जाते हैं तो क्या होगा, आपको पता है माइट्रल रिगर्गिटेशन की कॉम्प्लिकेशन आती है। ये भी एमसीक्यूज है आपका। देखें यहाँ पे लिखा हुआ फ्री वॉल रप्चर होने की वजह से कार्डिक टेम्पोनेंट आएंगे, अगर पेपली मसल रप्चर हो रहे हैं तो एमआर होगा, माइट्रल रिगर्गिटेशन होगा। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है इंट्रावेंटी, वहाँ पे देखें मैक्रोफेजेस, मैंने आपको बताया ना 3 to 40 डेज में मैक्रोफेजेस आते हैं। मैक्रोफेज क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर मायोकार्डियम का होता है उसकी डिग्रेडेशन करवाते हैं। स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन करवाने की वजह से क्या होगा, जो इंट्रावेंटिकुलर जो सेप्टम होती है उसको रप्चर कर देते हैं। इंट्रावेंटिकुलर सेप्टल रप्चर कर देते हैं। वो क्या कौन करवाते हैं, वो मैक्रोफेजेस करवाते हैं। अब फोर्थ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या होगा, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल का सीडो एनोरिज्म होगा, और सीडो एनोरिज्म होने की वजह से इसका रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप इसकी तरफ आ जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको देखें। फ्री वॉल रप्चर होने की वजह से क्या होगा, कार्डिक टेम्पोनेंट की कॉम्प्लिकेशन आएगी। पेपली मसल रप्चर हो जाए तो एमआर या माइट्रल रिगर्गिटेशन होगा। और इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर किस वजह से होती है, क्योंकि मैक्रोफेजेस आती हैं, वो क्या करवाती हैं, वो स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन करवाती हैं। स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन होने की वजह से आपकी क्या होगी, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर होगी और वीएसटी वगैरह डेवलप हो जाएंगे, जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट शंट होगी। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ का लेफ्ट वेंट्रिकल का सीडो एनोरिज्म करवाएंगे, जिसके रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखें 2nd वीक to 7 मंथ्स में कौन कौन सी एमआई की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और इसमें कौन सा स्कार बनेगा, ग्रे वाइट स्कार बनेगा। अब देखें हार्ट क्रोनिक स्टेज में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से कंट्रैक्टेड स्कार बनेगा, कंप्लीट हो चुका होगा, कंट्रैक्टेड स्कार कंप्लीट हो चुका होगा। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है, यानी आफ्टर 7 वीक्स to मंथ में कौन कौन सी है आफ्टर एमआई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं। एमसीक्यूज इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम, जिसे हम ड्रेसलर सिंड्रोम भी कहते हैं, ड्रेसलर सिंड्रोम, हार्ट फेलियर, अरिथमियाज हो सकते हैं, ट्रू वेंट्रिकुलर एनोरिज्म होगा। जबकि आपको पता था 3 to 14 डेज में लेफ्ट वेंट्रिकुलर सीडो एनोरिज्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ट्रू वेंट्रिकुलर एनोरिज्म होगा, जिसकी वजह से म्यूरल जो थ्रम्बोस होते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं।